नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये बादामी गुफा से संबंधित क्लास है। इससे पहले आपने जाना ही है कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो है बाघ गुफा को पढ़ा था, और बाघ गुफा के साथ साथ और क्या पढ़ा था, बाघ के साथ साथ हम लोगों ने एक गुफा और पढ़ा था जिसका नाम क्या था, आपने देखा था, जिसका नाम था क्या, तो जोगी मारा गुफा उसका नाम हुआ करता था। जोगी मारा गुफा वही जिसमें बहुत सारे जो है धर्मों से संबंधित डाटा मिलते हैं, और उसमें खास करके जो बातें होती हैं जोगी मारा गुफा में, उसमें खास करके बातें वही होती हैं कि जो है ये वरुण देवता का मंदिर था, सतपुड़ा नामक देवदासी रहा करती थी। फिर बाद में पता चलता है जब जाते हैं असित कुमार हल्दर वहाँ पे डाटा निकालते हैं तो ये पता चलता है कि जो है जोगी मारा गुफा एक यात्रा अनुस्मरण है, और लास्ट में पता चलता है कि यहाँ कोई गुफाएं ही थी। फिर कहा जाता है सीता बोगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बोगरा आदि बहुत सारी गुफाएं निकली। एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला भी वहीं निकली। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बादामी गुफा के बारे में देखेंगे। और बादामी गुफा आप जानते हैं बहुत बढ़िया से पूछा भी जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, इसे बनवाया किसने है, कहाँ पे स्थित है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ये सब डाटा बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आइए देखते हैं बादामी गुफा के बारे में। बादामी गुफा की अगर बात करें तो वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन छप चुका है, कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में स्थित है। राज्य कौन सा है, कर्नाटक। चालुक्य वंशी राजाओं द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया गया है। विद्वानों के अनुसार बादामी गुफा के चित्रों में मंगलेश या फिर पुलिकेशन द्वितीय के शासनकाल में ज्यादातर चित्रित बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बादामी गुफा के ज्यादातर जो डाटा मिले हैं वो मंगलेश या फिर पुलिकेशन द्वितीय के शासनकाल से चित्रित बताए जाते हैं। जबकि क्वेश्चन बनता है किस राजा ने बादामी गुफा का निर्माण करवाया, तो चालुक्य वंशीय राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो ये याद रखना होगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट कहता है कि बादामी गुफा बादामी शहर से बांगलकोट जिले में कर्नाटका प्रांत के उत्तरी दिशा में स्थित है, और ऐतिहासिक ग्रंथ में बादामी को वातापी या फिर वात्यातपुरम कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चंस बनता है कि कौन सी गुफा का पुराना नाम वात्यातपुरम था, तो लगाया जाएगा बादामी, या फिर वातापी किसका पुराना नाम था, तब भी बादामी गुफा को ही राइट आंसर माना जाता है। तो वात्यातपुरम कहे, वातापुरी कहे या फिर वातापी नागरी कहे, तो मूल रूप से क्या है राइट आंसर, बादामी गुफा का ही उपनाम है, पुराना नाम है। आइए देखते हैं थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि क्या क्या रहा है। तो वाकाटक शासक मूल रूप से यहाँ पे दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्यों के वंश का उदय होता है, और चालुक्य वंश कब आते हैं, तो 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य आ जाते हैं। चालुक्य वंश में पुलिकेशन प्रथम जो 533 ईस्वी से 566 ईस्वी तक रहता है, और उसके पुत्र आते हैं कीर्तिवर्मन जो 566 से 597 ईस्वी तक रहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कीर्तिवर्मन के पुत्र क्या आते हैं, उनका नाम होता है पुलिकेशन द्वितीय। तो पुलिकेशन द्वितीय बहुत प्रतापी राजा होते हैं यहाँ पे, और प्रतापी राजा होने के साथ साथ कीर्तिवर्मन के मरणोपरांत उसका छोटा भाई आता है मंगलेश। तो मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासक बनता है, और उसने वात्यातपुरम को अपनी राजधानी बना लेता है। और आप जानते हैं जब कोई भी देश अपनी राजधानी बनाएगा तो उसे ज़्यादा डेवलप करने का प्रयास करेगा। तो वात्यातपुरम को कौन राजधानी बनाता है, मंगलेश बनाता है। और मंगलेश जब उसे राजधानी बनाता है तब कहा जाता है कि कलाओं का महान संरक्षक कौन हो जाता है, मंगलेश हो जाता है। और जब कलाओं का महान संरक्षक हो जाएगा तो उसी के राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, चौथी गुफा ये सब बन करके तैयार हो जाती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस बनता है कि महाबलीपुरम का विकास किसने करवाया, तो मंगलेश ने करवाया। कांचीपुरम को एस्टेब्लिश किसने करवाया, मंगलेश ने करवाया। बादामी गुफा का निर्माण किसने करवाया, तब कहा जाता है मंगलेश ने ही करवाया है। आगे अगर बात करें तो यह गुफा चित्रकारी, वास्तु और शिल्प सज्जा साथ में दृष्टि के श्रेष्ठ में जो है जो है खास स्थान रखती है। शिल्प सज्जा के लिए बहुत खास स्थान रखे है। इस गुफा में मंगलेश के शासनकाल के 12वें वर्ष तक का लेख प्राप्त होता है, जिसका समयकाल 579 ईस्वी बताया जाता है। इसके आधार पर इस गुफा का समय 579 ईस्वी निश्चित किया जाता है। इस अभिलेख में बादामी की गुफा के निर्माण के संबंध में पर्याप्त सूचना मिलती है, जिसके अनुसार चौथी गुफा के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, और मंदिर में पूजा पाठ के लिए अनुदान स्वरूप लांजीसवाड़ा नामक ग्राम में जागीर भी मिलती है, और इसी मंदिर के प्रबंधन के लिए ये जागीर बांधी गई है।
आगे अगर बात करें तो बादामी गुफा के बारे में और क्या मिलता है बेटा, तो बादामी के अलंकरण संबंधित अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकाटकों के समय से चले आ रहे हैं और परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय अगर बात करें तो स्टेला कैम्ब्रिस को जाता है, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि बादामी की खोज किसने की, तब राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिस ही लगाना पड़ता है। लेकिन बादामी में सबसे ज़्यादा चित्रण किसने बनवाए, मंगलेश या फिर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनवाए जाते हैं। वही पुलकेशिन द्वितीय जो कहाँ का शासक होता है, चालुक्य वंशी शासक होता है, बहुत प्रतापी शासक बनता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है चालुक्य के द्वारा बादामी के 4 गुफा मंदिर हैं, जिसमें से एक जैन धर्म से संबंधित है और 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि बादामी गुफा में कितनी मंदिरें प्राप्त होती हैं, तो 4 प्राप्त होती हैं। एक का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। 3 का संबंध किससे है, ब्राह्मण धर्म से है। कुल मिलाकर के 4 कंप्लीट होती हैं। और कहा जाता है इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों में अब तक के ज्ञात उदाहरणों में से सबसे प्राचीन भित्ति चित्रण माना जाता है। भित्ति चित्रण वही जिसे दीवाल पे कहा जाता है, और इस शैली में अजंता शैली का साक्ष्य खूब अच्छे से मिलता है। तो बादामी गुफा चित्रों का निर्माण काल किस गुफा के टाइप का है या किस गुफा के प्रकार का है, तो अजंता शैली के चित्रण की तरह ही यहाँ भी दिखाई देते हैं चित्रण की शैलियाँ। दृश्यों की अगर बात करें तो पहला दृश्य क्या आता है, प्रथम विशाल पैनल में महल का दृश्य अंकित है, जिसमें केंद्र में प्रदर्शित सिंहासनूर राजा रानी संगीत का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इनके कार्यक्रम को देख रहे हैं। केंद्रीय आकृतियां कोमल और नलिमा युक्त रही हैं। हरे रंग का खूब ज्यादा से प्रयोग हुआ है, जिसका धड़ और हाथ अवशिष्ट रह गए हैं। मुख्य आकृति की अगर बात करें तो मुख की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुख शेष से बचे हैं, केवल मुख का अवशेष ही दिखाई देता है। यहाँ पे कहाँ पे, बादामी गुफा में पहले वाले भाग में, पहले वाले खंड में पहला दृश्य जो मिलता है वहां पे, जहां राजा रानी आराम से सैन्य मुद्रा की तरफ दिखाई देते हैं और सिंहासन रूढ़ हैं और कुछ जो है खास कार्यक्रम भी चल रहा है। शरीर पर चालुक्य की पद्धति में अनेक मालाएं और यज्ञोपवीत भी धारण किए हुए हैं राजा रानी। नीचे अन्य व्यक्ति बैठे हुए हैं तथा दासियों का समूह भी दर्शाया गया है। तो एक ही दृश्य है, पहला दृश्य है और इसमें इतना डाटा दिखाया गया कि सिंहासन रूढ़ राजा रानी बैठे हैं, साथ में वो संगीत का आनंद ले रहे हैं, यानी नृत्यांगनाएं भी सामने बैठी हुई हैं और जो है वो मुकुट पहरे हुए हैं, साथ में उनके बहुत सारे मालाएं और जो है कवच कुंडल होता है वो सब पहने हुए आराम से बैठी हुई हैं। दासियों का समूह भी अगल बगल दिखाई देता है। ऐसा विराट दृश्य कहाँ दर्शाया गया है, तो ऐसा विराट दृश्य बादामी गुफा में दर्शाया गया है, जिसकी खोज डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिस करते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है बाईं ओर इंद्र सभा का चित्रण होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार छपता है कि इंद्र सभा का चित्रण किस गुफा में हुआ है, तो बादामी गुफा में हुआ है। इंद्र सभा युक्त मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाने का प्रयास भी कहाँ किया गया है, तो बादामी गुफा में ही ऐसा डाटा मिलता है। दूसरे दृश्य की अगर बात करते हैं तो दूसरा दृश्य क्या मिलता है बेटा, तो दूसरे दृश्य में थोड़ा बहुत डाटा और ज़्यादा मिल जाता है। जैसे इसमें सिंहासन पर एक राजा किंचित विश्राम की स्थिति में लीलासीन मुद्रा में है। उनका एक पैर पाद पीठ पर है और दूसरा सिंहासन पे रखा गया है। निकट में अनेक राजकुमार बैठे हुए हैं। एक दासी दंड के लिए खड़ी हुई है। दूसरी ओर रानी सिंहासन पर आलाशाई मुद्रा में बैठी हुई है, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है, यानी रानी का सिंहासन थोड़ा सा नीचा है। और चारों ओर श्रृंगार प्रसादिकाएं बिखरी पड़ी हैं, जो ज़्यादातर श्रृंगार की सामग्रियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया है। दूसरे दृश्य में एक दासी रानी के पैर को जो है आलत लगा रही है। रानी गौर जो है वर्ण की हैं, गौर यानी सुंदर वर्ण की हैं, तथा उनके केस सुंदर ढंग से संवारे गए हैं। ये दूसरे दृश्य में दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहाँ पे, बादामी गुफा में। शिलालेख में मंगलेश ने इस गुफा का जो समस्त वैभव है अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही बराह की प्रतिमा भी दर्शाई गई है। तो ये पूछा जाता है बराह की प्रतिमा किस गुफा में है, तो बराह की प्रतिमा मूल रूप से गुफा संख्या 2 में है। कहाँ पे, बादामी गुफा में, जिसकी खोज स्टेला कैम्ब्रिस के द्वारा की जाती है। बादामी गुफा के अन्य पैनलों में जो खंडित चित्र बचे हैं उसमें अधिकांश धारी विषाधारी का उल्लेख किया गया है। विषाधारी यानी विष को पान करने वाले, विष को हरदम जो है साथ रखने वाले को विषाधारी को दर्शाने का प्रयास बादामी गुफा में किया गया है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है एक स्थान पे खंभे के सहारे खड़ी एक विरहिणी रमणी एक नायिका को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ऐसा भी आकृति दर्शाया गया है जो किसी के स्मृति में लीन है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी आंखों में वेदना का गहरा ज्वार भरा हुआ है। यह चित्र भावोत्पन्नता के लिए विशेष प्रसिद्ध रहा है।
ये किस में मिलता है? दूसरे में मिलता है, बदामी गुफा में। आगे कहा जाता है शिवप्राप्ति के अनेक प्रसंग भी यहीं चित्रित किए गए हैं, यहीं दर्शाने का प्रयास किया गया है। ललित कला अकादमी के निमंत्रण पे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जाते हैं स्वर्गीय JL अहवासी, और उनके प्रसिद्ध सहायकों में बदामी के भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियां भी तैयार की हैं। तो ये सब काम किसने किया है? JL अहवासी के द्वारा किया जाता है। किसके बुलावे पे? ललित कला अकादमी के बुलावे पे जाते हैं। ललित कला अकादमी वही जो 1954 में दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है बेटा, उसी के कहने पे ऐसा काम हो पाता है। आइए देखते हैं पहले, दूसरे, तीसरे दृश्य में क्या क्या मिला है। तो पहले दृश्य में बेटा शिव विवाह पे आधारित डाटा मिलता है बदामी गुफा में। दूसरे में मिलता है एक राजमहल के कक्षा में तीसरे जो है दृश्य दर्शाया गया है, और इसमें राशि युगल अंकन बैठाए गए हैं, यानी राजा रानी आलसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, आराम से अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया है। तीसरा दृश्य क्या है? तो तीसरा दृश्य कहा जाता है विद्याधर, विद्याधर तथा विद्याधरी अपनी हाथ एक दूसरे के गले में डाल करके उनके सिर पर मुकुट है, ऐसा दर्शाने का प्रयास किया गया है। जबकि आगे बात करें तो ये चौथी गुफा कहती है कि चौथा दृश्य क्या मिलता है यहाँ पे? तो इसमें अधिक सुंदर युगल आकृतियां दर्शाई गई हैं, यानी नारियों के साथ पुरुषों का समावेश दर्शाया गया है। विद्याधर कान कुंडल पहने हुए हैं, जबकि विद्याधरी के कान में कुंडल नहीं है, विद्याधरी वीणा बजा रही हैं। ऐसा दृश्य दर्शाने का प्रयास कहाँ पे किया गया है? तो आप जानते हैं बदामी गुफा में किया गया है। बदामी गुफा की खेज हमने बता ही दी है कि स्टेला कैम्ब्रिज ने की है। उनके चित्रों में विषय में मूल रूप से आप जानते हैं शिव विवाह से संबंधित रहा है। ऐसे चित्र अब जो है खराब अवस्था में हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूट चुके हैं चित्र, ज़्यादातर हट चुके हैं चित्र। बदामी गुफा की भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां के हब्बर और खांडलावाला की देखरेख में JM अहवासी तथा उनके कलाकार समूह ने किया है। तो इतना डाटा तो पर्याप्त है हमें लग रहा है, किसके लिए? बदामी गुफा के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन सित्तनवासल गुफा से बने तो सित्तनवासल भी पढ़ना आसान हो जाता है बेटा। दक्षिण भारत का बेल्ट ये भी है। सित्तनवासल कहाँ है? तमिलनाडु वाला बेल्ट होता है। आइए देख लेते हैं। सित्तनवासल की अगर बात करें तो ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पद्दुकोट्टई नामक स्थान पर पाया जाता है, या फिर मूल रूप से कहाँ से दूरी है? तो उत्तर पश्चिम की ओर है, 9 मील दूरी पे स्थित है। तमिलनाडु से 9 मील की दूरी पे स्थित है। कृष्णा नदी यहाँ बताया जाता है। कृष्णा नदी आप जानते हैं कि तमिलनाडु में बहती ही नहीं है, तो ये कृष्णा नदी नहीं होगा, इसे कावेरी नदी कर लीजिए बेटा। कावेरी नदी वहाँ पे बहती है, कावेरी नदी। लेकिन कृष्णा नदी कई बार आयोग ने आंसर मान रखा है, इसलिए उसे कृष्णा नदी कहना पड़ रहा है। कावेरी लगाइएगा बेटा, कावेरी ही राइट आंसर बनेगा। तो 9 मील दूरी पे कावेरी नदी के तट पे सित्तनवासल स्थित है, याद रखना, इसे सही कर लीजिएगा। सित्तनवासल का शब्द क्या अर्थ होता है बेटा? तो सित्तनवासल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कहा जाता है जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान सित्तनवासल कहलाता है। तो जहाँ पे जैन संत सिद्धि प्राप्त करते हैं वही स्थान होता है सित्तनवासल। कहाँ पे पाया गया है सित्तनवासल? तमिलनाडु में पाया गया, तंजौर जिले में पाया गया। किस नदी के किनारे? तो मूल रूप से कृष्णा नदी नहीं होगा, कावेरी नदी के किनारे पाया गया है। आगे बात करें तो यूं तो यहाँ के भित्ति चित्रकारों की खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री दूरबील को जाता है। तो यही पूछा जाता है सित्तनवासल की खोजकर्ता किसने की, यानी खोज किसने किया? तो दूरबील साहब खोजते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांसीसी नागरिक हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सित्तनवासल की गुफाओं का श्रेय सर्वप्रथम TS गोपीनाथ को जाता है। TS गोपीनाथ को जाता है। सर्वप्रथम TS गोपीनाथ ने देखा है। इसके इन चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना प्राचीन यह गुफा थी। ऐसा माना जा रहा है कि जब से ये गुफा प्राचीन रही है उतने प्राचीन इसे माना भी जा रहा है, ऐसे ही खोज में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध कलाविद जाते हैं स्वामी शिवरामन मूर्ति। शिवरामन मूर्ति इनके खोज का श्रेय पांड्य चित्रकला की अप्रियतम केंद्र को मानते हैं कि सित्तनवासल में पांड्यकालीन चित्रकला ज़्यादा दिखाई देती है। वही सित्तनवासल बेटा जो तमिलनाडु में पाई जाती है, तंजौर जिले में स्थित है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि ऐसा विदित होना चाहिए, ऐसा विदित होता है कि वहाँ के भित्ति चित्र बड़े ही उच्च कोटि के रहे होंगे, परंतु आज ये भगना अवस्था में हैं। छतों और खंभों के चित्र कुछ अवशेष मात्र बचे हैं, किंतु समय की मार के कारण ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यहाँ गुफा मंदिर है, चट्टान काट करके बनाया गया है। और साथ में कहा जाता है कि सित्तनवासल के चित्र कैसे मिले हैं, तो यहाँ चित्र जैन मंदिर था, यह गुफा जैन मंदिर थी जो पूर्णतः चित्रों को अलंकृत किया करती थी, किंतु अब यहाँ केवल छत और स्तंभों के ऊपरी भाग में ही चित्र मिलते हैं, बाकी सब जो है क्षीण अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो सित्तनवासल में चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहा जाता है कि स्तंभों पे मिल जाते हैं और छतों पे मिल जाते हैं, यानी भित्तीय चित्रण दिखाई देते हैं अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है यहाँ की बरामदे के छतों में एक कमलवन पाया जाता है। तो ये कमलवन इतना बार पूछा गया है कि कमलवन का आलेख कहाँ दिखाई देता है, तो बड़ा सित्तनवासल गुफा में दिखाई देता है जो तमिलनाडु तंजौर वाले बेल्ट में पाया जाता है। इसी भित्ति चित्रण में एक सरोवर का दृश्य भी है जिसमें कमल, पुष्प आदि सब खिले दिखाई देते हैं। तो कमल सरोवर पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है, वो भी सित्तनवासल में ही पाया जाता है।
गोपुच्छाकृति इन फूलों का आलेख बड़ा ही नयनाभिराम दर्शाया गया है। जो स्थान रिक्त है वहाँ मीन, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। तो मीन, मकर और कच्छप कहाँ पे जल क्रीड़ा करते हैं, ये सब डाटा दर्शाने का प्रयास चित्तनवासल की गुफाओं में हुआ है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है पास ही हाथी, भैंसा, पक्षी समुदाय को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। और कहा जाता है कि 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते दर्शाने का प्रयास भी कहाँ पे किया गया, चित्तनवासल की गुफाओं में किया गया है। इसमें से 2 आकृतियों को गहरा लाल और एक को पीला रंग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। यहाँ चित्रकारों ने रंगों का विधान भी सुंदर और सरल रूप से दर्शाया है। गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का प्रयोग भी किया है। तो लाल और पीले में दर्शाने का प्रयास किया है और जो है गोलाई लाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से इन्हें प्रसाने का प्रयास भी किया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि खंभों के ऊपरी भाग में 2 अप्सराओं के विस्तृत चित्र भी हैं जो नृत्यरत नित्य अप्सराओं का दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो नृत्य अप्सरा कहाँ पे हैं, तो वो भी चित्तनवासल की गुफाओं में ही पाई जाती हैं। अंगों में थिरकना, बायां हाथ दाहिनी ओर चूड़ान तक किया गया है। दूसरी नर्तकी अप्सरा की ग्रीवा, भुजा, कानों आदि से जो है रत्न जड़ित सुंदर आभूषण चित्रित है। मुख मुद्रिका ओजपूर्ण है। ऐसा गतिपूर्ण आलेख भारतीय चित्रकला में कम ही देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाता है कि जो चित्तनवासल में गुफाएं चित्रित हैं, चित्तनवासल में आकृतियां बनी हुई हैं, भारतीय चित्रकला को बहुत अच्छे से सजोने का प्रयास किया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। चाहे वो नृत्यरत अप्सरा का डाटा हो और चाहे वो आगे आपने देखा कि हाथी, भैंसा, पक्षी आदि का समुदाय दर्शाने का प्रयास किया गया हो या फिर कमल वन को दर्शाने का प्रयास किया गया हो, सब बहुत मनमोहक है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है चित्तनवासल की गुफाओं में जैन तीर्थंकरों के कई चित्र भी मिलते हैं। इसलिए क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकरों का अच्छा सा उल्लेख, अच्छा सा चित्र कहाँ मिलता है, तो चित्तनवासल में ही मिलता है। यहीं पर अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। इसमें भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाए गए हैं। करुणा और शांत रस में डूबे हुए प्रदर्शित होते हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ का अच्छा चित्र कहाँ मिलता है? चित्तनवासल की गुफाओं में मिलता है। महादेव को जटाओं में मुकुट का जूड़ा लगाए हुए और कानों पर पत्र कुंडल पहने दर्शाने का प्रयास भी कहाँ किया गया है, तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है चित्तनवासल की गुफा में। कहा जाता है नेत्रों में दिव्य ज्योति और शक्ति भी महादेव की है। तो ऐसा भी दर्शाने का प्रयास कहाँ किया गया है, तो ये चित्तनवासल की गुफा में किया गया है। एक अन्य स्थान पे एक राजा का चित्र है जिसके चेहरे पे अभिजात विशिष्टता के भाव दर्शाए गए हैं। उसके बाएं कंधे के पीछे प्रफुल्लित मुख मुद्रा वाली एक महिला भी आकृतित है। ऐसा दर्शाने का प्रयास चित्तनवासल में किया गया है। और मानते हैं जो ये राजा का चित्र है, इसे कहा जाता है कि राजा महेंद्र हैं और उनकी रानी का चित्र हो सकता है। पृष्ठभाग में राजा प्रसाद का चित्रण भी है। एक अन्य आकृति जिसमें गीवा मोटी है। और मानते हैं एक गंधर्व का चित्र बताया जाता है जिसके हाथ में कमल है। आकृतियों में नेत्र, अंग, भंगिमाएं, हस्त मुद्रिकाएं, कलाकार आदि को दर्शाने का प्रयास बहुत अच्छे से यहाँ पे कला शिल्पियों ने किया है। कहाँ पे? चित्तनवासल की गुफाओं में। आगे बात करें तो चित्तनवासल के चित्रों की विशेषता क्या रही है, तो बड़ा क्वेश्चंस पूछा जाता है। चित्तनवासल के चित्रों को कितने चश्म चेहरे में दर्शाया गया? 2.25 चश्म चेहरे का अंकन पल्लवकालीन युग की देन है। चित्रों के विषय जैन और जैनेतर रहे हैं, विषय जो पूर्ण रूपेण लौकिक रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तनवासल की गुफाओं में चित्रित दृश्य कैसा रहा है, तो बेटा लौकिक दृश्य, लौकिक विषयों पे चित्रण का काम किया गया है, तो लौकिक दृश्य माना जाता है। संयोजन से चित्रोपमय तत्वों का मेल सुधार होता है। कहाँ पे? चित्तनवासल की गुफाओं में। गुफा चित्रों में नर्तकियों का अंकन उनकी हस्त मुद्राओं, भाव, सौंदर्य अजंता की याद ताजा कर देता है। चित्तनवासल के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता है, सैष्ठव है, प्रवाहमान है, रेखापूर्ण परिपक्व अवस्था है आदि सब दर्शाने का प्रयास चित्तनवासल में बखूबी किया गया है। अंतिम पॉइंट कहें तो ये कहा जाता है कि आकृतियों को गौर वर्ण से दर्शाने का प्रयास किया गया है चित्रकार के द्वारा। पीले रंगों का प्रयोग चित्तनवासल में बखूबी किया जाता है। तो ऐसा डाटा चित्तनवासल की गुफाओं में मिलता है। चित्तनवासल आप जानते हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चित्तनवासल आपको याद रखना होगा, तभी जाके काम बन पाएगा, क्योंकि चित्तनवासल तमिलनाडु राज्य तंजौर में पाया तो जाता है बेटा, लेकिन क्वेश्चंस बहुत डीप पूछ
पूछता है, तो इसीलिए हमने आपको इतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, चाहे बादामी गुफा हो चाहे सित्तनवासल हो, दोनों समझने का प्रयास करिएगा बेटा, तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चंस पर्याप्त है, इससे आगे हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन में सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।